किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में कब कौन सा स्प्रे हमें डालना चाहिए। अभी हमारी फसलें जो है 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन या इससे ऊपर, इससे कम की होने वाली हैं। तो एकदम कंप्लीट जानकारी आपको देंगे कब कौन सा स्प्रे आपको करना चाहिए। स्प्रे में हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जैसे हम कुछ NPK डालते हैं जो घुलनशील आते हैं, कुछ कुछ हम अन्य सूक्ष्म तत्व डालते हैं, कुछ हम ग्रोथ प्रमोटर डालते हैं। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि क्या आपको स्प्रे विधि से डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए। एकदम कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आज की पूरी वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा, और कोई भी आपके मन में सवाल है, कोई भी आपके मन में सुझाव है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे जो घुलनशील NPK आते हैं, जैसे NPK 19 19 19, इन तमाम NPK जो आते हैं इसके बारे में। तो पहले बात 19 19 19 की हो रही है, तो उसी के करते हैं। किसान साथियों, इस NPK में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम तीनों तत्व बराबर मात्रा में, यानी 19% की मात्रा में नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटेशियम पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से फ़ायदा क्या होता है? इसके इस्तेमाल से पौधे के जो शुरुआती ज़रूरतों में इन तीनों तत्वों की बराबर मात्रा में ही आवश्यकता होती है। तो मान लीजिए आपकी फसल अभी 20 दिन से लेके 30 दिन, 35 दिन की हो गई है, थोड़ा सा कमज़ोरी आपको दिखती है, पौधे में अच्छे से ग्रोथ नहीं दिखता है, तो ऐसी दशा में यह NPK बेहतर काम करता है। कई बार हम मिट्टी में जो खादें डालते हैं, पौधे उसको सही से ले नहीं पाते हैं, तो उस दशा में अगर आप यह NPK डालते हैं तो पौधे की रुकी हुई ग्रोथ फिर से स्टार्ट होने लगती है। पौधे में कल्ले का फुटाव, जड़ विकास, पौधे के तने का विकास, पौधे में अच्छे से भोजन निर्माण, ये तमाम चीज़ें होने लगती हैं। तो पहला NPK आप जो डालेंगे 19 19 19 आप डाल सकते हैं। ये NPK वैसे तो आप कभी भी डाल सकते हैं, लगभग 20 दिन से लेके और बालियाँ निकलने तक आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आप कम से कम एक बार इसका इस्तेमाल करिए 25 दिन के आसपास, 25 30 35 दिन तक इसका इस्तेमाल करिए। मान लीजिए आपकी फसल 40 45 दिन की भी हो गई है, थोड़ा सा कमज़ोर दिखती है, तो ऐसी दशा में भी आप यह NPK डाल सकते हैं। तो पहला NPK हो गया 19 19 19। दूसरा एक NPK आता है जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है NPK 12 61 0। यह NPK काम क्या करता है? इसके इस्तेमाल से फास्फोरस की कमी पूरी होती है। किसान साथियों, कई बार हम DAP रोपाई के समय कम डाल पाते हैं, या फिर DAP डालते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। जैसे DAP का इस्तेमाल रोपाई करने के बाद करना, जैसे DAP के साथ हम कई बार जिंक का इस्तेमाल कर देते हैं। कुछ भी गलती आपने की हो, या फिर कम मात्रा में आपने फास्फोरस वाली खाद डाली हो, तो जब आप फास्फोरस की कम मात्रा अपने पौधे को देते हैं तो पौधे में खासकर जड़ों का विकास नहीं हो पाता है, जिससे कल्ले का फुटाव भी कम होता है। तो ऐसी दशा में जब आपने फास्फोरस की कम मात्रा डाली हो, तो फास्फोरस की पूर्ति के लिए आप 12 61 0 का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप नैनो DAP जो आती है, आपको इसको की नैनो DAP भी देखने को मिल जाएगी, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। NPK की बात कर रहे हैं तो 12 61 0 भी आप डाल सकते हैं। अगर हम मात्रा के बारे में जानें तो कोई भी NPK आपको डालना हो तो 1 एकड़ खेत में आपको 1 किलो से लेकर 1.5 किलो आपको इस्तेमाल करना है, यानी 1 से 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप NPK का चुनाव करिए, NPK की मात्रा प्रयोग करिए। तो पहला NPK 19 19 19 हो गया, दूसरा NPK 12 61 0 हो गया। अब यहाँ पे आप यह मत समझिएगा कि मैं जितना NPK आपको बताऊँगा आपको सभी का इस्तेमाल करना है। जैसा कि मैंने बोला 12 61 0 तभी डालना है जब पौधे में फास्फोरस की कमी हो। NPK 19 19 19 भी आपको तभी डालना है जब पौधे में थोड़ा सा कमजोरी आपको दिखे, पौधे आपके हरे भरे हैं, अच्छे से विकास हो रहा है, तो आपको यह NPK भी डालने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही एक NPK आता है 17 44 0, जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होता है 17%, और इसमें भी फास्फोरस 44% होता है। तो ये भी आप डाल सकते हैं। मान लीजिए थोड़ा सा पीलापन आपको ज़्यादा दिखता है और जड़ों का विकास भी नहीं हुआ है, तो ऐसे दशा में आप NPK 17 44 0 का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक NPK है जो आपको अवश्य डालना चाहिए, वो है NPK 0 52 34। NPK 0 52 34 में 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से पौधे में बालियों का निर्माण बहुत ही अच्छे से होता है, दाने का निर्माण, बालियों का निर्माण, तने में मजबूती आती है। तो भले ही आप कोई NPK न डालें, लेकिन NPK 0 52 34 का इस्तेमाल आपको अवश्य करना चाहिए। बालियाँ निकलने से पहले गबोड़ अवस्था में, या फिर जिसको हम गर्भावस्था भी बोलते हैं, उस अवस्था में अगर आप यह NPK डाल देंगे तो आपकी बालियों की साइज़ अच्छी आएगी, मोटाई अच्छी आएगी, दाने का भराव बाद में अच्छे से हो पाएगा।
तो 1 से 1.5 किलो यह NPK बाली निकलने से पहले डालिए। इसके साथ साथ एक NPK आता है NPK 0050। वैसे तो इसका इस्तेमाल बालियाँ निकलने के बाद दाना भरते समय किया जाता है। इसमें 50% पोटेशियम और 17.5% सल्फर भी पाया जाता है, यानी पोटास और सल्फर 2 तत्व की पूर्ति होती है। इसके इस्तेमाल से फ़ायदा क्या मिलता है कि जब बालियाँ निकल आती हैं तो बालियाँ निकलने के बाद पौधे में जो भी भोजन इकट्ठा होता है, पौधे संपूर्ण जो भोजन बनाते हैं उसका उपयोग नहीं करते हैं, कुछ भोजन अपने अंदर एकत्रित करके भी रखते हैं। तो वही इकट्ठा भोजन आपके जो NPK आप डालेंगे 0050, ये इकट्ठा वाला भोजन आपके दाने तक भेजने का काम करेगा, जिससे आपके दाने का भराव बहुत ही अच्छे से होता है। तो यह NPK आप बालियाँ निकलने के बाद दाना भरते समय डाल सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल पहले भी किया जा सकता है। अगर आपने पोटास ना डाला हो या फिर पोटास की कम मात्रा का इस्तेमाल किया है, तो क्योंकि इसमें 50% पोटेशियम पाया जाता है, तो ऐसी दशा में बालियाँ निकलने से पहले भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटास की कुछ पूर्ति यह NPK आपके पौधे में अवश्य कर देगा। तो अगर आपने पोटास नहीं डाला है तो NPK 0050 बाली निकलने से पहले भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब एक NPK आता है 13045। इसका भी इस्तेमाल आप बाली निकलने से पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। बालियाँ निकलने के बाद इसका इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है, ऐसी दशा में किया जाता है। कई बार बालियाँ निकल आती हैं तो उसके बाद एक फ्लैग लीफ होती है, झंडा पत्ती जो सबसे ऊपर वाली पत्ती होती है, अगर उसमें थोड़ा बहुत पीलापन आ जाता है तो पौधे में सही से भोजन निर्माण न होने से दाने खाली रहने की समस्या हो सकती है। तो ऐसी दशा में अगर बालियाँ निकलने के बाद फ्लैग लीफ में पीलापन है, नीचे वाली पत्तियों में तो पीलापन स्वाभाविक रूप से आ ही जाएगा, लेकिन जो ऊपर वाली पत्ती है उसमें पीलापन है, तो ऐसी दशा में कुछ पीलापन दूर करने के लिए आप बाली निकलने के बाद 13045 का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए पहले है तो आप पहले भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बालियाँ निकलने के बाद ही इसका इस्तेमाल किया जाता है दाना भरते समय। तो NPK 0050 या 13045 दोनों में से किसी एक का ही इस्तेमाल करना है। पीलापन है तो आप 13045 डालिए, पीलापन नहीं है तो ऐसे दशा में NPK 0050 बहुत ही बेहतरीन काम करता है। तो बस यहाँ पे हमने 6 NPK आपको पता है, 19 19 19, या फिर आप NPK 20 20 20 भी डाल सकते हैं, NPK 18 18 18 भी डाल सकते हैं। एक NPK 1261 बताया, 17 44 0 052 34 0050 और 13045। तो ये NPK हैं। 2-3 NPK आपको अवश्य डालना चाहिए। फसल कमज़ोर है तो 19 19 19, गबोर अवस्था में 052 34, बाली निकलने के बाद 0050। अब बात करते हैं कुछ दूसरे तत्वों के बारे में। किसान साथियों, एक तत्व ऐसा है जिसका इस्तेमाल अगर आप स्प्रे विधि से करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है, वो है जिंक। किसान साथियों, आपने सुना होगा जिंक का इस्तेमाल अगर आप मिट्टी में करते हैं तो ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है। कई बार ज़्यादा pH होने की वजह से हमारे जो ये तत्व होते हैं ये अघुलनशील हो जाते हैं, मिट्टी में डालते हैं, बहुत ही कम लाभ इसका पौधे ले पाते हैं। तो ऐसी दशा में अगर आप जिंक का भी स्प्रे विधि से प्रयोग करेंगे तो आपको इसका लाभ ज़्यादा मिलेगा। तो जिंक वैसे तो बहुत तरह से आती है, लेकिन हम 3 तरह की जिंक की बात करेंगे। एक आती है जिंक सल्फेट 33% वाली, एक आती है जिंक सल्फेट 21% वाली, एक जिंक आती है एडिटिव रूप में, चिलेटेड रूप में 12% वाली। तो तीनों को आप स्प्रे विधि से डाल सकते हैं, ज़मीन में भी आप डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम केवल स्प्रे विधि वाला तरीका ही बताएंगे। तो अगर आप 33% वाला जिंक का स्प्रे करना चाहते हैं तो 700 ग्राम मात्रा लीजिए। अगर आप 21% वाला जिंक स्प्रे विधि से प्रयोग करना चाहते हैं तो 1 किलो मात्रा लीजिए। और अगर आप 12% वाला जिंक स्प्रे विधि से प्रयोग करना चाहते हैं तो 120 ग्राम मात्रा आपको लेना है। अब तीनों में से जो 2 जिंक है 33% वाली और 21% वाली, इसके साथ आपको अलग से यूरिया घोल के मिलाना पड़ेगा, या फिर बुझे हुए चूने का पानी आपको यूज़ करना पड़ेगा। इसको सिंगल आप नहीं डाल सकते हैं। लेकिन जो 12% वाला जिंक आता है एडिटिव वाला, इसका इस्तेमाल आप किसी भी खाद के साथ कर सकते हैं, चाहे कोई NPK ही क्यों ना हो। अगर आप NPK 19 19 19 डालने वाले हैं तो उसके साथ भी डाल सकते हैं, 052 34 के साथ भी डाल सकते हैं। बस अलग अलग बर्तन में आपको घोल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप जिंक का स्प्रे बिल से प्रयोग करते हैं तो कम से कम 2 या 3 बार आपको डालना पड़ेगा। पहली बार आप डालिए 20-25 दिन पे या 30 दिन तक, दूसरी बार आप डालिए 40-45 या 50 दिन तक, और अंतिम बार आप डालिए बाली निकलने से पहले गबोर अवस्था में, जब आप 052 34 का इस्तेमाल करते हैं तब। तो अगर आप जिंक का स्प्रे बिल से प्रयोग करते हैं तो 2 या 3 बार आपको डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मिट्टी में डालते हैं तो एक बार में ही काम चल जाएगा, लेकिन मिट्टी में डालते हैं तो भी ज़्यादा मात्रा ही लगने वाली है। अगर आप 33% वाला मिट्टी में डालते हैं तो लगभग 5 से 7 किलो लगता है। अगर आप 21% वाला डालते हैं तो 8 से 10 किलो यहाँ पे जिंक लगने वाला है। अब यहाँ पे बोरोन का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। बाली निकालने से पहले जब आप 052 34 का इस्तेमाल करते हैं तो आप उस समय बोरोन का भी इस्तेमाल करिए। जो बोरोन आता है 20% वाला, लगभग 100 ग्राम या 120 ग्राम तक आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग घोल बना के 052 34
और बोरोन और जिंक भी आप अलग अलग घोल बना के एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सागरिका। सागरिका जो लिक्विड रूप में आती है यानी जो तरल रूप में आती है, उसका भी आप स्प्रे विधि से प्रयोग करते हैं तो सागरिका 2 या 3 बार आपको डालना होता है। धान में 2 बार डालेंगे तो भी काम चल जाएगा। पहली बार कल्ले निकलते समय यानी पहली बार 20 दिन, 25, 30, 35 दिन तक आप डालिए और दूसरी बार इसका इस्तेमाल बाली निकलने से पहले गबोट अवस्था में आपको करना चाहिए। अब यहाँ पे किसान साथियों, अगर आप सागरिका डालते हैं तो 250 ml से 500 ml तक आपको डालना होता है। यहाँ पे हमने जितनी भी खाद की मात्रा बताई है वो पर एकड़ के हिसाब से बताई है, यानी 1 एकड़ खेत में आपको इतनी मात्रा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको बहुत सारे जो हम स्प्रे विधि से खादों का इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में पता चल गया होगा। जब भी आप इन खादों का इस्तेमाल करिए तो मिट्टी में उचित मात्रा में नमी का होना आवश्यक है। नमी ना हो तो पहले आप हल्का सिंचाई करिए, उसके बाद ही कोई भी खाद डालिए, चाहे मिट्टी में डालिए चाहे स्प्रे विधि से प्रयोग करिए। वीडियो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक करिए। आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से यह भी बताइए कि आपकी धान की फसल अभी कितने दिन की हो गई है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।